हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज नया टॉपिक। तो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कशन करा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, एक्सिस पे पढ़ा था हमने, और इलेक्ट्रिक डाइपोल एक इक्विलेटरल पोजीशन मतलब निरक्षीय स्थिति में पढ़ा था। तो आई होप आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। अब वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप 4-5 बार उसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे आप, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। तो आइए आज नया टॉपिक करते हैं स्टार्ट। तो सारे काम छोड़ के घर पे और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और मेरे संग पढ़ेंगे हम लोग। आज नया टॉपिक है क्या? नया टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है। मोमेंट ऑफ कपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब देखिए क्या है, पढ़ना क्या है आपको। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है। मतलब हर जगह ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइनें दिख रही हैं जो मैंने बनाई हैं, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये हर जगह समान है। तो जब इसमें हम कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब द्विध्रुव आघूर्ण रखेंगे, और द्विध्रुव आघूर्ण आपको पता है क्या होता है, एक बार जल्दी से मेरे संग रिकॉल कर लीजिए कि द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो आपको पता है कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। दो चार्जेस होते हैं, दोनों पे बराबर आवेश होता है, लेकिन आवेश कैसा होता है, विपरीत होता है। एक पे माइनस और एक प्लस हो गया। बीच की दूरी कितनी हो गई, 2L। बोल नहीं रहे हो मेरे संग, बीच की दूरी कितनी हो गई, 2L। ठीक है। तो दिशा किधर से किधर होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, माइनस से प्लस की तरफ। काय से लिखते हैं हम, पी से लिखते हैं। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मात्रक क्या होता है, जल्दी बोलो मन में, मात्रक। विमा क्या होती है, निकालनी सिखाई है। ठीक है। तो समझ में आ गया। अब हम उसी को क्या करेंगे, हम उसे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे। तब कंडीशन क्या आएगी वो देखते हैं। तो चलिए हम रखते हैं, मेरे संग आप बनाएंगे डायग्राम। तो हम ले लेते हैं, तो मैंने इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना द्विध्रुव आघूर्ण, तो मैंने उसे रख दिया यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है। आप अच्छे से बनाना चित्र, इससे अच्छा क्या बनाओगे। तो ये हमने ले लिए दो चार्जेस, एक हो गया माइनस क्यू और एक चार्ज हो गया प्लस क्यू। ये ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र है, ये सब जगह कैसा है, एक समान है। ठीक है। ये सब जगह कैसा है, एक समान। मैं लिख दे रहा हूँ, फिर भी डिनोट कर दे रहा हूँ। सब जगह इसकी जो क्वांटिटी है वो सब जगह सेम है। तो बीच की दूरी इसका ये हो गया क्या, मिड पॉइंट हो गया ये। इसका कुछ नाम रखेंगे, रखिए चाहे मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो मान लेते हैं, चलिए। अच्छा, बीच की दूरी कितनी होगी, ये कितनी होगी, L होगी, ये L होगी, और टोटल कितनी हो जाएगी, 2L। ये तो दूरी आपको पता ही होनी चाहिए, तो पहली पढ़ाई थी। ठीक है। अच्छा, फोर्स लग रही होगी इन पे फर्स्ट डायरेक्शन पे। देखो मैं आ गया फिर से, मैंने आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्शन का बहुत खेल है, तो इसलिए आप डायरेक्शन को अच्छे से समझे बहुत। और जो पिछले लेक्चर है उन्हें आप, उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी ध्यान से उन्हें समझा होगा। अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो आपको डायरेक्शन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलिए अब हम देखते हैं। तो उस पर फोर्स लगेगा किधर, इस पर फोर्स लगेगा ये F, फोर्स लगेगा इस पर ये F इधर साइड में। ठीक है। और इस पर ये फोर्स लगेगा इधर F इधर साइड में। ठीक है, ये F इधर लगेगा। अच्छा, F की वैल्यू क्या होती है, क्यू ही होती है ना। F बराबर कितना, क्यू ही, क्योंकि आवेश है क्यू और काय में रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो F बराबर क्यू ही। तो यहाँ पे भी जो आएगा वो क्यू ही। अच्छा, अब ध्यान रखना है, इधर किधर लग रहा है ये फोर्स, इधर लग रहा है, और इधर किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। क्या कर रहे हो सर, किधर इधर हैं। तो F इधर हो गया, इसमें हो गया इधर। अच्छा, आप देखिए जो प्लस क्यू, अब तो आप बोले, आपके मन में आया होगा क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग तो भाई अब तो क्वेश्चन पुटअप करते हैं ना वो तगड़े तरीके से। तो कि इसमें फोर्स इधर क्यों लग रहा है, इसमें इधर क्यों लग रहा है। तो पहले मैंने बताया था कि जो प्लस क्यू पे जो फोर्स होता है, मैं लाइन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। जो प्लस क्यू पे जो फोर्स लगता है, जो प्लस क्यू पे फोर्स लगता है वो लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ स्पेलिंग पे ना जाना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। ये आप लाइन अलग से लिख लेना, ये मैंने बता दे रहा हूँ अभी आपको कि फोर्स इधर क्यों लग रहा है। तो प्लस वाले पे फोर्स लगने का इधर यही रीज़न है क्या, कि जो प्लस क्यू पे फोर्स लगता है वो किधर लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो देखिए प्लस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, तो फोर्स के डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। और जब नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज में फोर्स किधर लगता है, फील्ड के अपोजिट लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो ये तो नॉर्मली चीज़ें, पिछले वाले लेक्चर में भी हमने इसके बारे में डिस्कशन करा था, तो हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। फिर अच्छा, ये कोई एंगल बना रहा होगा थीटा,
ये कोई एंगल बना रहा होगा ना, इस पर जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। वैसे फिलहाल क्लियर मैं आपको यहीं पे करवा दूंगा पूरा। तो ये कोई एंगल बना रहा होगा थीटा, तो हमने वो थीटा क्रिएट कर लिया। तो अब ये होगी डायग्राम की बात। अब हम शुरू करते हैं आपके लिए कि हमें करना क्या है, क्या पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण कहीं सुना है आपने? बल युग्म का आघूर्ण, इसे शायद कुछ आप लोग को ध्यान आ रहा होगा, इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ, टाउ ना, टाउ ध्यान आया? अब टाउ आप लोगों ने कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है आपने टाउ? हाँ ध्यान आया, कहाँ पढ़ा है हमने? 11th के फिजिक्स में। अब 11th की फिजिक्स की बिल्कुल बात मत करना, सब भूल गए, सब बिल्कुल कुछ भी ध्यान नहीं है 11th का, तो कुछ भी नहीं ध्यान है। तो रिकॉल कर लीजिए टाउ क्या होता है। इसे हम लिखते हैं, ऐसे करके लिखना आता है ना, टाउ कैसे बताया था, ये होता है टाउ। तो यही है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, मतलब हमने एक द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, उसे हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया। अब जो उस पर बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, ये इसे घुमाने का प्रयास करेगा। इस पर दो फोर्सेस लगेंगे भाई। ये वाला जो फोर्स क्या करेगा, उसे इधर खींचेगा, और ये वाला फोर्स किधर खींचेगा, इसे इधर। तो ये इस तरीके से खींचने का प्रयास करेगा। देखिए आप इमेजिनेशन करिए, कल्पना करिए। देखिए जब तक फिजिक्स में आप कल्पना नहीं करेंगे तब तक आपको वो अच्छे से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे 3D कोई डायग्राम नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो है वो इसे ये ऐसे घूमने का प्रयास करेगा, और ये वाला से इधर फोर्स लगा रहा है, तो ये कैसे घूमेगा, ये इस तरीके से घूमेगा, बहुत टाइट में घूम नहीं रहा है ये, तो ये इस तरीके से घूमेगा ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से घूमने का प्रयास करेगा। लेकिन आप ध्यान रखना, ये वाला फोर्स और ये फोर्स जो है वो दोनों फोर्स इक्वल हैं। दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल हैं, और कैसे लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। दोनों फोर्स इक्वल है, लेकिन कहाँ लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो जो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स आएगा ना, एफ नेट फोर्स, वो कितना आएगा, वो 0 आएगा। समझ रहे ना मेरी बात? ये इसे इधर घुमाने का प्रयास कर रहा है, ये इसे इधर घुमाने का प्रयास कर रहा है, तो ये इस तरीके से, ये एक बल युग्म आघूर्ण का इस तरीके से निर्माण करेगा ये। तो ये वाला फोर्स इसके इक्वल है, ये वाला फोर्स इसको इक्वल है, और दोनों फोर्स इक्वल हैं, और दोनों लग रहे हैं अपोजिट साइड में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो इस पर जो एफ नेट लगेगा वो कितना लगेगा, वो 0 लगेगा। अच्छा, ये किस एक्सिस के अंतर्गत घूमेगा, ये इस एक्सिस के अंतर्गत घूमेगा। समझ रहे हैं ना? ये जो ये हो गई ना, ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करके होगी एक लाइन, तो ये इस तरीके से आप घुमाएंगे ना, तो ये इस तरीके से घूम रहा होगा ये, ठीक है। ये थीटा एंगल बना रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं फिर आगे इसका। तो आपको चित्र समझ में आ गया होगा अच्छे से। टाउ हमने बता दिया, यही हमें निकालना है कैसे क्या होता है। तो थ्योरी जो आप लिखना चाहें वो लिख लें, मैं बता दे रहा हूँ। देखो थ्योरी आपको रटनी नहीं, चित्र से ही थ्योरी लिखनी है। क्या कि लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है, और वो कैसे बना हुआ है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ऐसे लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। दोनों आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। अब दोनों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल कैसे हैं, ये परस्पर बराबर हैं, लेकिन कैसे हैं, विपरीत दिशा में हैं, ठीक है। जो एक बल युग्म का, यही ना, ये बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं, ये होता है टाउ। जो क्या करते हैं, परस्पर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। इस बल युग्म का आघूर्ण द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। अब इसे ये क्या करेगा ना, ये जो बल आघूर्ण है, ये जो बल आघूर्ण है ना, ये जो लग रहा है, ये क्या करेगा, इसे क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। मतलब जिधर साइड वैद्युत क्षेत्र ई है, ये जो लिया है ना, ये आपने अलग से उठाया है ना, इस इतनी चीज़ को, ये जो है ना, ये आपने ऐसे करके इसे उठाया है और ऐसे रख दिया है। तो ये जो वैद्युत जो आपने द्विध्रुव आघूर्ण रखा है, तो इस पर जो फोर्स लग रहे हैं, ये दोनों ये क्या करेंगे, इसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेंगे। मतलब जिस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र है उस दिशा में लाने का प्रयास करेंगे। मतलब ये इसे इस तरीके से लाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप? ये ऐसे ये रख दिया हमने, तो इसे क्या कर रहे हैं, ये वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे करके। समझ रहे हैं ना? ये आपको बहुत ध्यान से सुननी है। मैं आपको इसके अलग से अभी नीचे इसके 2 कंडीशन बताऊंगा कि क्या क्या कंडीशन रहती है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है एक एक पॉइंट की मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये जो आपने वैद्युत क्षेत्र में रख दिया है इस तरीके थीटा कोण बनाते हुए, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है ना, ये एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, तो ये फोर्स जो कर रहे हैं ये इसे वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इतना चालू होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपनी दिशा में लाने का प्रयास करता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लड़कियों से भी ज़्यादा चालू है। ये क्या कर रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण को अपनी डायरेक्शन में लाने, अपने क्षेत्र में लाने का प्रयास कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे मैं बताऊंगा इसकी कहानी और क्या है। तो ठीक है, तो थ्योरी हो गई। थ्योरी आप लिख देंगे क्या कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो माना द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है,
और इस पे दो बराबर तथा परस्पर बल बराबर तथा विपरीत बल लग रहे हैं जो आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इस बल युग्म का जो आघूर्ण है वो क्या करेगा, द्विध्रुव को क्या करेगा, छेद की दिशा में लाने का प्रयास करता है, छेद की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ठीक है ना। ये जो हो गई ना, ये है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये इसके अंतर्गत घूमेगा, ये इस तरीके से, ये ऐसे घुमाएंगे ना तो इसके अंतर्गत घूमेगा ये। चलिए तो टाउ लिखते हैं हम फार्मूला, यहाँ पे थ्योरी लिख देंगे अपने आप। देखिए थ्योरी में फिर से बोल रहा हूँ, आपको रटनी नहीं है, समझनी है। चलिए अब देखिए टाउ बराबर, मुझे फार्मूला बताइए क्या होता है। टाउ बराबर फार्मूला होता है, ध्यान ही नहीं है फार्मूला, फर्स्ट ईयर में था, बहुत दिन हो गए, 6 महीने हो गए, पढ़ाई नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ। जो टाउ बराबर फार्मूला होता है वो होता है एफ इंटू लंबवत दूरी, मतलब जो लंबवत दूरी है वो। अब फोर्स तो पता है लेकिन लंबवत दूरी नहीं मालूम, ये कैसे निकालना है। अब लंबवत दूरी नहीं मालूम तो निकालेंगे लंबवत दूरी। तो ये यहाँ से ऐसे लंबवत दूरी ये हो गई, ये तो है ही यहाँ पे। तो ये हमने इस पे परपेंडिकुलर, इस पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, ये दूरी हमें मालूम है 2l है। ये कितनी है, ये थीटा है। जब से कंपोनेंट तोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये कॉस में आएगा और ये साइन में टूटेगा। तो ये वाली जो दूरी आएगी वो आएगी आपकी, ये वाली जो दूरी है ये आएगी आपकी 2l साइन थीटा। कितनी आएगी, 2l साइन थीटा। ठीक है, ये लंबवत दूरी कितनी होगी, 2l साइन थीटा। बस फोर्स मालूम है, लंबवत दूरी नहीं मालूम थी, वो निकाल ली। कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये वाला कॉस में आएगा, ये वाला साइन में आएगा, तो ये होगी 2l साइन थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट रखते हैं टाउ बराबर एफ इंटू लंबवत दूरी कितनी है, 2l साइन थीटा। टाउ बराबर एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू क्या है, क्यू ई। एफ की वैल्यू कितनी है, क्यू ई 2l साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या आ गया, क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। अच्छा थोड़ा सा और इसे देखते हैं। तो टाउ बराबर यहाँ पे आ जाएगा, इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, क्यू इंटू 2l ई साइन थीटा। टाउ बराबर, अब क्यू इंटू 2l आपने पीछे पढ़ रखा है क्या होता है, पी। तो ये क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। क्या हो गया ये, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। फार्मूला क्या आ गया, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अच्छा अब देखिए जो पी होती है वो वेक्टर। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान, फर्स्ट ईयर में ले चलते हैं, बार बार फर्स्ट ईयर में जाना पड़ता है बार बार। आपने एक चीज़ पढ़ रखी होगी फर्स्ट ईयर में, जब हम वेक्टर पढ़ते थे ना तो वहाँ पे पढ़ते थे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा पढ़ते थे, और ए क्रॉस बी हम पढ़ते थे ए बी साइन थीटा, ये पढ़ते थे ना। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। ध्यान आया होगा कुछ आपको, तो आप समझ गए होंगे कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, समझ गए होंगे ना क्या पूछना क्या चाह रहे हैं। अब देखिए ए क्रॉस बी को आपने लिखा ए बी साइन थीटा, क्या आप बी क्रॉस ए को लिख सकते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ए बी साइन थीटा को हमने लिख दिया ए क्रॉस बी। ठीक है, हम क्या बी क्रॉस ए को, ये वाली क्वांटिटी बी क्रॉस ए के बराबर हो सकती है, तो ये नहीं हो सकती है क्योंकि वेक्टर लगा हुआ है। अब बस मैंने आपको समझाने का मतलब यहाँ पे यही था कि मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप करने वाला हूँ, तो अब दिमाग की बत्ती बिल्कुल जला लें अपनी। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि टाउ बराबर पी साइन थीटा आया है, तो मैं पी ई को पी क्रॉस ई लिखूँ। देखिए ई जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, पी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, टाउ है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, जाहिर सी बात है टाउ वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं टाउ बराबर जो लिखूँगा वो पी क्रॉस ई लिखूँ। ये बहुत डीपली पॉइंट है। ठीक है, अगर आप इतना भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसा मेरा उद्देश्य है। वेक्टर का फॉर्म में लिखेंगे तो उसे कैसे लिखेंगे, टाउ बराबर पी क्रॉस ई लिखें या फिर हम टाउ बराबर ई क्रॉस पी लिखें। अब मेरा मतलब समझ रहे हैं ना, मैं यहाँ पे बस यही कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि हमारी ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आई है वो आई है ए बी साइन थीटा। ठीक है, मतलब ए बी साइन थीटा को हम ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, तो क्या हम ए बी साइन थीटा को बी क्रॉस ए लिख सकते हैं ना, ये हम नहीं लिख सकते ना ऐसे। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि टाउ बराबर पी साइन थीटा को हम टाउ बराबर पी क्रॉस ई लिखें या टाउ बराबर ई क्रॉस पी लिखें। अब यही बहुत खेल है कि टाउ बराबर पी साइन थीटा को टाउ बराबर पी क्रॉस ई लिखें या टाउ बराबर ई क्रॉस पी लिखें। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, आप लोग लिखो या मत लिखो, मैं लिख दे रहा हूँ टाउ बराबर पी क्रॉस ई। ठीक है, टाउ बराबर पी क्रॉस ई लिख दे रहा हूँ। तो अभी क्या लिखेंगे, टाउ बराबर पी साइन थीटा हो जाएगा ये। अब देखिए टाउ बराबर पी क्रॉस ई क्यों लिखा और टाउ बराबर ई क्रॉस पी क्यों नहीं लिखा। तो देखिए ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये देखिए पी किस डायरेक्शन में है,
पी कैसा है, देखिए पी की दिशा क्या होती है, डायरेक्शन देखेंगे ना कि किधर किससे किसकी डायरेक्शन है। तो देखिए पी की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, बताई थी पी की डायरेक्शन किधर से ध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है, मतलब माइनस से प्लस की, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे करके, यानी कि कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। ऐसे तो है ये, देखो ऐसे तो है ये, ई किधर है, ई इधर के लिए ई है, और पी की डायरेक्शन कैसी होगी, तो पी की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो ना मेरी बात, ध्यान से समझनी है। तो पी की डायरेक्शन वो कैसी है, वो क्लॉकवाइज है। पी ऐसे तो जाएगा भाई माइनस से प्लस की तरफ, पी की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज। और ई की भी डायरेक्शन कैसी होगी, वो भी क्लॉकवाइज होगी। तो ये दोनों क्लॉकवाइज हैं, तो फिर क्या लिखेंगे, पी क्रॉस ई। अब हम ई क्रॉस पी क्यों नहीं लिख सकते हैं, वो ई क्रॉस पी इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अगर ई क्रॉस पी लिखेंगे आप तो भाई इसकी डायरेक्शन तो देखिए पहले आ जाएगा ई, तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस तरीके से, और पी आ रहा होगा ऊपर से, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये इसलिए नहीं ले सकते हम क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन सेम उसमें पड़ रही हैं, तो इसलिए हमने इसे क्या लिखा है, टाउ बराबर पी क्रॉस ई। ठीक है, ठीक है। तो फिर अगर जैसे मान लीजिए टाउ बराबर ई क्रॉस पी, ये एंटी क्लॉकवाइज में आ जाएगा, और ये टाउ बराबर पी क्रॉस ई के उसमें आ जाएगा। देखिए थोड़ा डीपली पॉइंट है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतना ध्यान रखें कि टाउ बराबर पी क्रॉस ई, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इसका मात्रक बताएंगे आप, मात्रक क्या होएगा, तो मात्रक निकालने में क्या आएगा, मात्रक निकाल देंगे। तो मात्रक कितना आएगा इसका, न्यूटन मीटर। मात्रक कितना आएगा इसका, न्यूटन मीटर। तो मात्रक आ जाएगा इसका न्यूटन मीटर। अच्छा, इसकी बीमा मुझे बताइए, बीमा आप अपने आप निकालेंगे। ठीक है, बीमा आपको मैं नहीं बताऊंगा, बीमा आप निकालेंगे अपने आप। तो बीमा निकाल लेना आप लोग अपने आप। ठीक है, बीमा आप निकाल लेना अपने आप, बीमा निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो हमारा फार्मूला जो आया है वो कितना आया है, वो आया है टाउ बराबर, इसके कुछ केस लेते हैं हम, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। देखिए ये जो डेरिवेशन है ये बस कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं था इसमें। अब इसका ज़रा थोड़े केस ले लेते हैं कि ये मैक्सिमम कंडीशन में कब होएगा और मिनिमम कंडीशन में कब होएगा। तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा है, इसे मैक्सिमम कंडीशन में रखने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90। भाई साइन जो थीटा होता है, साइन थीटा वो मैक्सिमम कब होता है, अगर आपको ये भी नहीं मालूम है तो 9th की या 10th की आप बुक से थोड़ा पढ़ लो इसके बारे में, साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में। तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 90 डिग्री मतलब 1 होती है ना। तो साइन 1 पे जो साइन होता है वो मैक्सिमम कौन सी कंडीशन में होता है, 1 पे। तो 1 कौन सी कंडीशन में आता है, जब थीटा बराबर 90 रखेंगे। तो थीटा बराबर 90 रखिए यहाँ पे, तो थीटा बराबर 90 रखेंगे मतलब साइन 90, तो यहाँ पे आ जाएगा टाउ मैक्स बराबर पी ई साइन 90। तो टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो टाउ मैक्स बराबर पी, मतलब मैक्सिमम कंडीशन में टाउ मतलब मैक्सिमम इस पे जो बल आघूर्ण है वो कौन सी कंडीशन में रखेगा, जब ये थीटा जो है वो 90 डिग्री पे रखा होगा। मतलब 90 डिग्री का मतलब समझ रहे हो, अभी ये इस डिग्री में है, इस एंगल पे रखा हुआ है। तो मैक्सिमम अब अगर आपको टाउ लगवाना है तो इसे 90 डिग्री पे रख देंगे। समझ रहे हैं ना, कितनी डिग्री पे रख देंगे, 90 डिग्री पे। तो ये आ गई मैक्सिमम कंडीशन, क्या, टाउ मैक्स बराबर पी, ये हो गई मैक्सिमम कंडीशन में, बीमा आपने निकाल ली होगी। अच्छा, जब मिनिमम कंडीशन में कब आएगा, क्यों भाई मिनिमम कंडीशन में कौन सी कंडीशन होगी, तो देखिए मिनिमम कंडीशन में आप बता देंगे कि थीटा बराबर 0 रख देंगे, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, टाउ बराबर 0 आ जाएगा जब आप मिनिमम कंडीशन रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन क्रिएट हो रही हैं, मैं वो वाला मिनिमम वाला आप निकाल लेना, तो मैं मिनिमम के लिए बस कंडीशन बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या होगी। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, थोड़ा बड़ा वैसे बनने आए, कोई दिक्कत नहीं है कि सब समझना इक्वली है, चित्र पे मत जाना। तो जब जीरो पे रखोगे ना आप, तो कुछ कंडीशन इस तरह ध्यान समझना, बहुत ही ध्यान से। तो ये मान लीजिए माइनस ले लिया आपने, ये ले लिया प्लस क्यू, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर के लिए हो गई। इसमें 2 कंडीशन बनती है, वो ध्यान से देखना है आपको, बहुत समझनी है। क्या, ये हो गई, और एक कंडीशन मैं और बना दे रहा हूँ आपके लिए, अगर आप कह रहे हैं तो एक कंडीशन हो गई ये वाली। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चालू क्यों है। ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, बीच की दूरी वही 2l होएगी। अब चलिए अब बताइए कि इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन किधर होएगी, वैद्युत ध्रुवांकुर डायरेक्शन, और इसमें किधर होएगी। तो आपने बता दी कि इसमें, अच्छा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पहले, ये हो गई स्टेबल कंडीशन इसकी, ये हो गई अनस्टेबल। ये केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा आपने, स्टेबल और अनस्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये मैंने इधर रख दिया। अब ये देखिए इधर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, वो सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन आपने बताई थी पिछले लेक्चर में कि माइनस से प्लस की तरफ होती है, माइनस से प्लस की तरफ। तो पी होएगा इसमें इधर के लिए,
P हो गया इसमें इधर, और इसमें किधर होएगा P, इसमें होएगा P इधर, इसमें किधर होएगा P, इसमें P होएगा इधर के लिए। क्यों? क्योंकि अब माइनस इधर है और प्लस इधर है, समझ रहे हो? तो देखिए ये स्टेबल कंडीशन क्यों है, ये अनस्टेबल कंडीशन क्यों है, वो देखिए जो P है और जो E है वो कैसे हैं, दोनों किधर हैं, एक ही डायरेक्शन दिख रहा है ना आपको, ये इधर माइनस, ये प्लस। इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन किधर किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक डायपोल भी, दोनों की जो कंडीशन है वो एक ही डायरेक्शन में। अगर आप इसे थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट करेंगे, मान लीजिए इस तरीके से आपने इसे उठाया, ऐसे रखा हुआ है, और हल्का सा भी इसे डिफ्लेक्ट करेंगे, फिर से वो अपनी पुनः वही कंडीशन में आ जाएगा, मतलब उसी कंडीशन में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब आपने इसे हल्का सा डिफ्लेक्शन करा, तुरंत वही कंडीशन में लौटेगा, हल्का सा डिफ्लेक्ट करा, तुरंत उसी कंडीशन में लौटेगा, समझ रहे हो ना? स्टेबल कंडीशन में क्या मतलब, आप इसे हल्का सा भी अपने डिफ्लेक्ट करेंगे, ये पोजीशन हो गई इसकी, ये माइनस ये प्लस इधर के लिए है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, हल्का सा डिफ्लेक्ट करा, वही कंडीशन में लौटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना चालू है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल को अपनी क्षेत्र में लाना चाहेगा, ये समझ रहे हो ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना शातिर है, ये क्या करेगा, जो ध्रुव आघूर्ण रखा है ना आपने, उसे अपनी डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा, मतलब कि मेरी डायरेक्शन में आ जाओ भाई तुम, और अपनी डायरेक्शन में ला के फिर शांत बैठ जाएगा, समझ रहे हो ना? ये इधर है इसकी डायरेक्शन P, हल्का से डिफ्लेक्ट करोगे ऐसे आ जाएगा, हल्का डिफ्लेक्ट करोगे फिर से अपनी आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, और इलेक्ट्रिक डायपोल किधर हो गया इधर, क्योंकि मैंने इधर उल्टा, इधर कंडीशन उल्टी कर दी, यहाँ पे क्या कर दिया, इधर माइनस रख दिया, इधर प्लस रख दिया, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होती है, वो माइनस से प्लस होती है, तो माइनस से प्लस हो गई। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक डायपोल इधर, तो ये कंडीशन है अनस्टेबल। अब जब इसे हल्का से डिफ्लेक्ट करोगे ना, इसे ऐसे करके करोगे, डिफ्लेक्ट करोगे ना, तो ये क्या करेगा, ये भैया ऐसे करेगा, ये घूमेगा ऐसे करके, घूम के और अपनी वही ई वाली पोजीशन में आ जाएगा, समझ रहे हो ना? इधर है भाई, हल्का सा यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे करा डिफ्लेक्ट अपने हल्का सा, फिर से अपने आप अपने आ जाएगा, क्योंकि भैया अपनी उस डायरेक्शन में ले आएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो क्या होएगा, ऐसे डिफ्लेक्ट करा तो ये बस सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा आ जाओ भैया मेरे क्षेत्र में आ जाओ तुम, इस तरीके से, समझ रहे हो ना? तो ये स्टेबल कंडीशन होगी, अनस्टेबल कंडीशन होगी, इतना इसका कोई इशू नहीं है, आने वाला नहीं, बस मैंने सोची बता दूँ आपको थोड़ी सी ये बात, ठीक है? तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती हैं, हमेशा जो डायपोल होता है उसे अपनी ही फील्ड, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही लाइन के अलॉन्ग, मतलब अपने ही डायरेक्शन में लाने का प्रयास करती हैं, समझ रहे हो आप? इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है, वैद्युत ध्रुवाघूर्ण होता है, उसे अपने ही क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है, ठीक है? तो ये इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बस आपको डेरिवेशन ध्यान रखना, एक बार रिविजन करवा देते हैं। 2 चार्जेस ले लिए, बीच की दूरी 2 हो गई, टाउ क्या होता है, टाउ होता है F गुणा लंबवत दूरी, टाउ बराबर F इंटू 12 साइन थीटा, F की वैल्यू को पता है क्या होती है, QE, तो 12 साइन थीटा, Q, और ऐसे लिख दिया Q इंटू 12, तो Q इंटू 12 क्या होता है, P होता है, तो P साइन थीटा, टाउ बराबर P क्रॉस E, ये आपको बता दिया क्यों रखा है, समझ रहे हैं ना? मात्रक निकाल दिया न्यूटन मीटर, और इसकी बीमा आप खुद निकालेंगे, टाउ बराबर P साइन थीटा हो गया। मैक्सिमम कंडीशन कब होगी, जब थीटा बराबर कितना रखेंगे 90, तो टाउ मैक्स बराबर P हो जाएगा, सही है? थ्योरी आपको अपने आप लिखनी है, थ्योरी की रटनी नहीं है, ठीक है? तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, और मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि आप पेशेंस के साथ वीडियो देखें, और हम हल्के हल्के चीज़ों को सीखेंगे, और आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छी फिजिक्स सीख पाएंगे, ठीक है? आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जो डेरिवेशन आपने कर लिए हैं, पीछे जो 4-5 डेरिवेशन लगवा चुके हैं, उनका आप लगातार अभ्यास करिए। अभ्यास करते रहने से आपके वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे एकदम, और आपको हल्की हल्की सारी चीज़ समझ में आती चली जाएगी, ठीक है? तो प्रैक्टिस करिए और पेशेंस रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहा है। थैंक यू वेरी मच।